हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार काफी दिनों के बाद आपको अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सीरीज शुरू किए, देखिए पूरा कर पाते कि नहीं। आप लोगों को बखूबी पता होगा, हम बार बार जिक्र करते थे उड़ान सीरीज में भी कि बिजी शेड्यूल होने के कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं ले पाते हैं। काफी दिनों के बाद थोड़ा सा छुट्टी मिला है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया और पूछने का भी बहुत ज्यादा चांस है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो ध्यान सुनिए। देखिए, राष्ट्रवाद का सीधा सीधी अगर अर्थ आप देखना चाहते हैं तो सीधा सीधी इसका अर्थ है कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय। क्या? राष्ट्रीय चेतना का उदय। देखिए, मैं यहाँ साफ साफ लिखा हूं कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्रीय चेतना का उदय, या अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे मेरा राष्ट्र जो भारत है, भारत के प्रति लगाव की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन इसका परिभाषा जो आपको डीप में देना है, क्योंकि आपको नंबर देगा बिहार बोर्ड, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो इसको लिखना है कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। एकता का वाहक भौगोलिक, सामाजिक परिवेश, ये क्या है नहीं समझे। तो देखिए, कह रहा है कि यह एक ऐसी भावना है। राष्ट्रवाद देखा जाए तो एक तरह से भावना है। क्या है? भावना। भावना दिखाई नहीं देता है, बस कि व्यक्त किया जाता है, लोगों को समझना होता है। तो यह एक भावना है जो किसी भौगोलिक, यानी कि एक भौगोलिक, सामाजिक, एक तरह के समाज या एक तरह के संस्कृति में रहने वाले लोगों में एकता का भाव बनाती है। एकता का भाव, अपनेपन का भाव, जिसे कहते हैं भाईचारा का भाव, ऐसा भाव बनाती है। इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो फटाक से देख लीजिएगा राष्ट्रवाद क्या कहते हैं। ये याद करके आपको टॉपिक जाना है, जिसके बाद आपका 2 नंबर कंफर्म है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मेजनी कौन था। तो देखिए, मेजनी जो है, मेजनी साहित्यकार था। साहित्यकार का अर्थ होता है कि साहित्य लिखने वाला, जिसको आप लेखक भी कहते हैं। लेकिन लेखक कहानी कविता लिखता है, लेकिन साहित्यकार साहित्य लिखता है। साहित्य कहानी से बड़ी विद्या होती है। तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। वो राष्ट्र या राज्य तंत्र का समर्थक नहीं था, वो जो था गणतंत्र का समर्थक था। किसका था? गणतंत्र का। तो मेजनी जो था गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। योग्य मतलब काबिल, जो सेनापति लायक हो। अयोग्य नहीं था, योग्य सेनापति था, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एकीकरण का क्या अर्थ होता है? जैसे देखिए, इटली जो था बहुत खंडों में टूटा हुआ था, उसी को समेट कर एक इटली बनाना, इसी को कहा गया इटली का एकीकरण। तो मेजनी का इटली के एकीकरण में बहुत का महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्श गुण अधिक या व्यवहारिक गुण कम थे। देखिए, ऐसा गुण जो बोलने से साफ झलकता है कि हाँ, इसके पास आदर्श गुण है, लेकिन वो व्यवहार कितना अच्छा करता है, इससे पता चलता है कि वो व्यवहारिक गुण में कैसा है। जैसे मान लीजिए, मेरे सामने कोई बड़ा आदमी आया, मैं उनसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि मोहित होके कह दे कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवहार, जब वो मेरे घर आए तो हम उसका कुछ आदर सत्कार नहीं किए, तो ये व्यवहारिक गुण था। तो आदर्श गुण उसके पास बहुत था, लेकिन व्यवहारिक गुण में कमी था। अगला क्या है? मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी। पूछेगा मेजनी किस दल का संबंध, ऑब्जेक्टिव, मेजनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी से। तो मेजनी जो था इटली में राष्ट्रवादी मतलब जो अपने राष्ट्र के लिए सोचता था। राष्ट्रवादी क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद तो बता दें, पहले राष्ट्रवादी समझिए। देखिए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना बिना फायदा सोचे, अपने राष्ट्र, अपने देश के लिए सोचना ही एक राष्ट्रवादी आदमी का कर्तव्य है। और उस राष्ट्रवादी आदमी के अंदर की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सीधा सीधी जान लीजिए, जो आदमी अपना बिना फायदा देखे अपने देश के बारे में सोच रहा है, वो राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवादियों का जो समूह था, जो बोलिए दल था, उसका सदस्य था मेजनी। कौन? मेजनी। और उस दल का नाम था कार्बोनरी। 1845 ईस्वी में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। देखिए, 1845 में जब मेटरनिक का पराजय, यानी मेटरनिक का जब हार हो गया, तो मेजनी जो इंग्लैंड पलायन कर गया था, वो पुनः इटली आया और इटली आकर के इटली के एकीकरण का प्रयास किया। किंतु इस बार भी वो असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। लेकिन बेचारा इस बार भी वो फैल हो गया, एकीकरण नहीं कर पाया और उसे जाना पड़ा, वापस इंग्लैंड भागना पड़ा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उदारवाद क्या है। ध्यान से समझिएगा, उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसा विचार है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है तथा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को दरकिनार किया जाता है। देखिए, उदारवाद क्या है।
उदारवाद एक ऐसा नीति है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि व्यापारिक स्वतंत्रता या आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उसमें हर चीज से स्वतंत्रता। जैसे आप मान लीजिए भारत को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उदारवादी नीति थोड़ा ढीली करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम भारत में हर चीज पर टैक्स लगा दें, कोई भी चाइना से, मान लीजिए अभी मेरा दुश्मनी चल रहा है तो कोई चाइना से मोबाइल एक्सपोर्ट होगा तो उस पर हम दाम लगा ज्यादा टैक्स लगा देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो कोई क्यों कंपनी यहाँ व्यापार करना चाहेगी? न्यूज नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी? इसलिए क्योंकि जितना का वो बेचेगा नहीं उतना तो टैक्स भर देगा, तो भारत का विकास कैसे होगा? इसलिए उदारवादी नीति थोड़ा ढीला देना पड़ता है जिससे कि भारत या किसी भी अन्य देश का विकास हो। तो उदारवाद का अर्थ है कि यह एक ऐसा विचार है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाती है तथा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को दरकिनार किया जाता है। पुरानी परंपरा का दरकिनार कैसे किया? जैसे देखिए भारत में भी अन्य तरह का जो था पुरानी परंपरा था। परंपरा ये था कि भारत में पहले बाल विवाह का प्रथा था, लेकिन अब देखिए अन्य कानून के तहत एक एज निर्धारित कर दिया गया है। पुरानी परंपरा में सती प्रथा का प्रावधान था, लेकिन हम नए भारत के विकास के लिए वो सारी प्रथा को छोड़ रहे हैं जो कि जरूरी है। आप हिंदी में भी पढ़े हैं कि जो पुरानी प्रवृत्तियां है आदमी का वो हट रहा है, तो यही कारण है उदारवाद का। उदारवाद आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो उदारवाद का फटाक से रिवीजन देख लीजिए कि उदारवाद एक ऐसा विचार है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही जाती है तथा समाज और राष्ट्र के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को दरकिनार किया जाता है। अगला है इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। आप यहाँ मेजनी कौन था जाने, अब उसका योगदान क्या था इटली के एकीकरण में, ये देखिए। मेजनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। उदारवादी अभी हम बताएं जो कि पुरानी परंपरा को छोड़ रहा हो, उदारवादी और राष्ट्रवादी जो अपने राष्ट्र के लिए सिर्फ सोचता हो। तो मेजनी वैसा था, यानी उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। मेजनी जो है इटली को निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, माने अपना काम अपना मन का करे। हमारा मन हुआ तो किसी को मार दिए, हमारा मन हुआ जो मर्जी वो टैक्स लगा दिए, हमारा मन हुआ जो मर्जी वो नियम लगा दिए। ये निरंकुश राजा का काम था। तो वो मेजनी जो था वो इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था, माने आजाद। अगला है और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता है। पूरा इटली को एक इटली यानी एक एकीकृत गणतंत्र के बारे में देखना चाहता था। यहाँ राजतंत्र नहीं हो, गणतंत्र हो। गणतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया शासन, ऐसा रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। वह एक योग्य सेनापति था ही और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, पूरा जोर से उसका समर्थन करता था। अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए उसने यंग इटली, पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। और मेजनी ने अपना उद्देश्य यानी इटली के एकीकरण के उद्देश्य से एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। उग्र राष्ट्रवादी विचारधाराओं के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। देखिए मेजनी थोड़ा उग्र राष्ट्रवादी था, मैंने राष्ट्र के लिए सोचता। अब जैसे मान लीजिए हम राष्ट्र के हित के लिए सोचेंगे और कोई मेरे राष्ट्र के हित के बुरा सोचेगा तो मेरा विचार थोड़ा उग्र हो जाएगा, मतलब हम उससे लड़ने झगड़ने लगेंगे। तो यही मेजनी में था, थोड़ा उग्र राष्ट्रवादी भावना था। इसी के कारण इसको इटली से निर्वासित कर दिया गया, वहां के राजा के द्वारा निर्वासित कर दिया गया और मेजनी को जो है इंग्लैंड पलायन करना पड़ा, मैंने इंग्लैंड में शरण लेना पड़ा। तो देखिए होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं से अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित कर रहा रहा। इंग्लैंड तो गया लेकिन वहीं से अपना लेख, किताब, कहानी जो भी पेपर में आता था, जो भी किताब में ऐसा राष्ट्रवादी भावना लिखता था कि लोग एकदम प्रेरित हो जाता था पढ़ के कि नहीं ये बंदा बात सही कर रहा है, इसका साथ देना चाहिए। और देखिए धीरे कहता है कि जब सूरज को निकलना रहता है तो बादल कितना देर तक ढक के रखेगा। तो धीरे धीरे करते करते मेजनी ने इतना सबको प्रेरित कर दिया कि सारे लोग मेजनी के समर्थन में आ गए। देखिए मेजनी को निर्वासित होकर कहाँ तक, हाँ, एक एकीकरण के लिए आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का अर्थ होता है भगवान। हमारे मुस्लिम धर्म में पैगंबर शब्द आता है जो कि भगवान के लिए सूचित किया जाता है। तो कहा गया कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो कि काफी दफा पूछ चुका है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। कारण तो यूं तो बहुत थे लेकिन प्रमुख कारण जो थे वो देखिएगा। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है लुई फिलिप जो कि वहां का राजा था। लुई फिलिप की नीतियों की असफलता। लुई फिलिप की नीति का असफलता हो चुका था। लुई फिलिप का जो नीति था वो फैल कर चुका था। अगला कारण है कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। वहां जो भी राजनीतिक दल आ रहा था उसका संगठन में अभाव था, माने कमी था। ठीक। अगला है
कि मध्यम वर्ग पर शासन का प्रभाव। वहां जो मध्यम, देखिए एक बात बताइए, आप ना एक बच्चा को, आप अगर एक बच्चा को एक थोपी मार देंगे तो बच्चा कान के चुप रह जाएगा, लेकिन आप एक बड़ा आदमी को एक थोपी मारिएगा तो पक्का पूछेगा तुम मारा क्यों, पक्का ही क्वेश्चन करेगा। तो वही था वहां कि आप गरीब जो बेचारा नहीं पढ़ा लिखा था, अशिक्षित वर्ग था, उसको आप दबा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिक्षित वर्ग को जब आप दबाइएगा तो जरूर पूछता है कि हमारा हक को क्यों दबाया जा रहा है। और शिक्षित वर्ग ही मध्यम वर्ग था, और जब फ्रांस में मध्यम वर्ग के दबाव पड़ने लगा तो वो जो था वो आंदोलन करने लगा। अगला है कि समाजवाद का प्रसार। धीरे धीरे समाजवाद का प्रसार होने लगा। समाजवाद का अर्थ होता है कि सरकारी संपत्ति यानी सरकार, सब लोग गणतंत्र की तरफ जाने लगा। पूंजीवाद यानी कि एक आदमी के हाथ में, और समाजवाद यानी कि सभी समाज के हाथ में। तो इस क्षेत्र में सारे लोग बढ़ने लगे, इसलिए समाजवाद का प्रसार हो गया। अगला है, इसी का जो मुख्य कारण है, तो कालतईस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। इसका मुख्य कारण जो था लुई फिलिप, वहां का जो फ्रांस का राजा था, उसका जो गलत नीति था, जो कि जनता में एकदम असंतोष का भावना जगा रहा था, वह जनता को तत्कालीन समस्याओं के सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का उदय हुआ। देखो लुई फिलिप जो है वो जनता को जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको सुलझाने में फेल हो गया, मतलब पूरा नहीं कर पाया। और एक राजा का कर्तव्य होता है अपने जनता के समस्याओं को सुलझाना, लेकिन जब वो सुलझा नहीं पाया तो लोग आंदोलन कर दिया। उसको लगने लगा कि ये राजा हमारे लायक नहीं है, क्योंकि ये किस काम का जब मेरा समस्या को सुलझा ही नहीं रहा है। इससे उसने आंदोलन कर दिया, और यही फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण बना। चलिए आप इधर देखिए छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1830, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे, यानी कि जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उसका विवरण दे। तो उसका विवरण है कि चार्ल्स दशम एक राजा था। कौन थे राजा, इसको आप दशम पढ़िएगा। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी मतलब हर बात पे प्रतिक्रिया। देखिए प्रतिक्रियावादी इंसान किसको कहेंगे। आप मान लीजिए घर में खाना बना है, एक इंसान होता है जिसको आप पूछिएगा ना खाना कैसा बना, बहुत अच्छा बना। लेकिन एक दूसरा इंसान रहेगा, कितना आप अच्छा खाना बना दीजिए, पूछिएगा खाना कैसे, हल्का नमक की कमी है। फिर पूछिए, नहीं हल्का ना स्वाद और बेहतर हो सकता था। माने आप उसको कितना अच्छा दे दीजिए वो प्रतिक्रिया निकालेगा ही। इसी को कहते हैं प्रतिक्रियावादी। तो चार्ल्स दशम वैसा ही था, एक निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं बने, अपना मतलब का करे, जो मर्जी वो करे, और निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। जो फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना उगड़ रहा था, जनतंत्र का भावना उतर रहा था, सबको वो दबाने का काम कर रहा था कि दबो हमारे खिलाफ कोई नहीं जाओ, वो दबाने का काम कर रहा था। उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। वो जो था चार्ल्स दशम संवैधानिक लोकतंत्र यानी कि संविधान के जो लोकतंत्र बन रहा था, जनता के लिए जो भी नियम कानून बन रहा था कि जनता जो अपना इच्छा से सब चुनेगा, शासक का चुनाव करेगा, अन्य चीज का चुनाव करेगा, तो वो क्या कर रहा था, गतिरोध यानी कि एकदम रोक रहा था। जैसे आप प्रतिरोध पढ़े है ना, प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा में करंट जो प्रवाहित होता है उसको रोकता है। तो वही कर रहा था ये चार्ल्स दशम कि जो भावना अच्छा भावना बढ़ रहा था लोगों में, उसको ये रोकने का कार्य करता था, जबरदस्ती उस पर लगाम लगा रहा था। उसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री, हाँ पूछेगा कि चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री के लिए किससे नियुक्त किया, पोलिगनेक को। ध्यान रखिएगा, पोलिगनेक को चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया। तो उसके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की है। देखिए पोलिगनेक ने लुई 18वां जो शासक था वो एक नियम लागू किया था, जो था कि समान नागरिक संहिता था। ओकर स्थान पर की किया पोलिगनेक शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। शक्तिशाली अभिजात वर्ग का अर्थ होता है कि मतलब जो शक्तिशाली रहेगा वो वर्ग सब कुछ ले जाएगा, तो उसका स्थापना किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती दिया तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। अब देखिए पोलिगनेक ऐसा काम किया तो जो भी उदारवादी नेता था या उदारवादी समर्थक था, सब इसका विरोध करने लगा और बोलने लगा कि ये तो एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र का अर्थ है चाल यानी कि हम लोगों के खिलाफ एक चाल चला जा रहा है जिससे कि जनता को दबाया जा सके। उसके इसका विरोध प्रतिनिधि सदन, जो प्रतिनिधि सदन बैठता था वहाँ
फ्रांस में, तो प्रतिनिधि सदन ने पोलीगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष व्यक्त किया। पोलीगनेक के विरुद्ध जो था वो लोग गहरा असंतोष व्यक्त किया। और देखिए इसी का जो फल स्वरूप है कि हुआ, चार्ल्स दसम ने इस विरोध के फल स्वरूप 25 जुलाई 1830 को इसको 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। ये देखिए क्या पूछेगा कि चार्ल्स दसम ने अपने 4 अध्यादेश कब जारी किए, तो 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किया। और उस अध्यादेश में क्या था, तो जितना भी उदारवादी समर्थक था सबका गला घोटने का, माने जान से मारने का। अरे रियल में नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा नियम लगाया गया जो कि खुद वो दब के मर जाए, ऐसा ऐसा नियम लागू किया 4 अध्यादेश में, गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। अब ये अध्यादेश इतना घटिया था, इतना मतलब बेतुका था, इसके विरोध में पेरिस में एकदम क्रांति का लहर दौड़ गया, क्रांति का लहर दौड़ गया। और फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध का अर्थ था घर में युद्ध, फ्रांस में घर, गृह युद्ध आरंभ हो गया। अब जब हो गया तो इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये घटना जुलाई में हुआ था, इसलिए इसको जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ। परिणाम स्वरूप हुआ कि चार्ल्स दसम को फ्रांस की राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड भागना पड़ा। जब ये लड़ाई शुरू हुआ तो उसको जो है राजगद्दी त्याग करके इंग्लैंड भागना पड़ा। किसको? चार्ल्स दसम को। और इसी के साथ पूछेगा कि बुर्बो राजवंश का अंत कब हुआ, तो बुर्बो राजवंश का फ्रांस में जो अंत है चार्ल्स दसम के बाद हो गया, क्योंकि जुलाई 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो शासक खत्म हो गया। अगला है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो देखिए अक्टूबर क्रांति जो था, हम उड़ान 750 सीरीज में भी आपको बखूबी समझा चुके, नहीं है तो जाके देख लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर की क्रांति ग्रेगोरियन जूलियन कैलेंडर इसी के आधार पर है ना। तो आज हम इसका सब्जेक्टिव देख रहे हैं अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक कौन है? बोल्शेविक 2 दल में बढ़ चुका था, बोल्शेविक मेंशेविक या ये करेंस्की, ठीक ना। तो बोल्शेविक ने करेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। बोल्शेविक जो था वो क्या किया, करेंस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। वहां पर शासन करेंस्की का था। बोल्शेविक हमला करके हर जगह पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन एवं शहर, अस्पताल, सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी भवन सब पर कब्जा कर लिया, ठीक कर लिया, अधिकार जमा लिया। यह घटना भारतीय कैलेंडर के अनुसार नवंबर में हुआ था। हम बताए थे भारतीय कैलेंडर के अनुसार नवंबर में हुआ, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह घटना अक्टूबर में हुआ। कब हुआ? अक्टूबर में, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसे नवंबर क्रांति भी पूछ दे तो यही बात लिखिएगा कि बोल्शेविकों ने करेंस्की को हटा करके वहां अपना अधिकार जमा लिया, और इसी घटना को हम नवंबर क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहते हैं। अगला सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? वे वर्ग जो सारे तरफ से हारा हो, सब जगह से हारा हो, बेचारा जिसका कोई सहारा नहीं हो, वो सर्वहारा वर्ग है। कैसे? देखिएगा, इसको लिखना है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर और अन्य गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, देखिए किसान सब तरफ से हारा ही है ना, कृषक, मजदूर जो मजदूरी करता है, खेती वगैरह, और अन्य गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। बहुत छोटा है, याद कर लीजिएगा। अगला 9 नंबर, खूनी रविवार की घटना क्या है। तो देखिए 1905 ईस्वी को रूस और जापान में युद्ध हुआ था। रूस और जापान में क्या हुआ था? युद्ध। और एशिया का एक छोटा सा देश है जापान। कौन है? जापान। और जापान के हाथों रूस हार गया। तो देखिए एक रूस जो कि बहुत ही बड़ा देश है, एक छोटे से देशों के हाथों हार गया। अब देखिए आप मान लीजिए आप ही लोग हैं, पढ़ रहे हैं, आप बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन हो क्या, आप बहुत ब्रिलियंट है, पूरा गांव में शोर है कि वो जो है बहुत ब्रिलियंट लड़का है। लेकिन एक लड़का जो सब दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कमाता था, आया और परीक्षा दिया और वो आपसे ज्यादा नंबर ले आया। देखिएगा आपके घर में कैसा क्रांति होता है। आपको लगेगा, थप्पड़ लगेगा कि एक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से कमा कर आने वाला तुमसे बेहतर नंबर ले आया, और तुम कहते थे कि हम पूरा गाँव का सबसे बड़ा शेर है। यही जस्ट हुआ था कि रूस जो था बहुत बड़ा देश था और जापान बहुत छोटा देश था, और जापान ने रूस को हरा दिया। जापान ने रूस को क्या कर दिया? हरा दिया। और जब हरा दिया तो ये खिलाफ पूरा रूस में एकदम पूरा क्रांति बवाल हो गया, पूरा आंदोलन तबाही हो गया कि ये कैसे हो गया। अब लोग जो था वो पूरा युद्ध होता है तो जरूरी बात है कि आर्थिक संकट आता है, तो रूस में बहुत सारी भूखमरी का समस्या उत्पन्न हुआ, जिससे लोग जो था जार के राजमहल की तरफ रोटी दो के नारा लगाते हुए जाने लगा। क्या नारा लगाने जाता था? रोटी दो। अभी जब देखा जार, तो जार को लगा कि कहीं ये लोग हमला तो करने नहीं आ रहा है, इसलिए जार ने क्या किया, उन निहत्थों लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई।
और इस घटना में हजारों लोग मारे गए। और यह घटना जो था रविवार के दिन हुआ था, और उस दिन मरने के बाद ना जाने कितना खून बहा था, इसलिए इसी घटना को खूनी रविवार कहते हैं। अब देख लीजिए, इसका परिभाषा है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई, जिससे 9 फरवरी, कब 9 फरवरी 1905 खूनी रविवार की घटना कब हुई, तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को भारी जनसंख्या में रूस की जनता राजमहल की और रोटी दो के नारे लगाते हुए जा रहा था, जिसे देखकर जार की सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह दिन रविवार का था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार का घटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी। क्या है बंधुआ मजदूरी? देखिए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। देखिए, बंधुआ मजदूरी में मजदूरों को क्या अधिकार रहता है? बांध के रखा जाता है, मतलब हकीकत में नहीं बांध के रखा जाता, लेकिन कड़ाई इतना होता है कि आप बंधे हुए हैं, आप स्वतंत्र नहीं है कि आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। वो बंधुआ मजदूरी होता है। जबकि मालिक को असीमित अधिकार था, मालिक को अन्य तरह का अधिकार था, जितना मर्जी उतना काम लो, जितना मर्जी उतना पैसा दो, एकदम जो मर्जी वो बोलो, गाली बको, मारो, ऐसा अधिकार था। अगला था कि रबड़ बागानों के खेती और खानों, जैसे रबड़ बागान का खेती होता है, रबड़ जहाँ बनता है उस खान से में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। एक तरफा अनुबंध, एक तरफा जो था नियम था, सिर्फ मालिक के लिए नियम था और मजदूर के लिए कोई नियम नहीं था। इसी को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था करते हैं। आशा करते हैं कि पहला सीरीज में आपको सब्जेक्टिव समझ आया होगा। अभी कुछ और VVI है हिस्ट्री का, हम कोशिश करेंगे कि पूरा कर दें। आज 10 क्वेश्चन हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम सेकेंड सीरीज थर्ड सीरीज जब होगा हम खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको देखते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए